हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्लिकास लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा, इस चैप्टर को एंड समझ लिया अच्छी तरह से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू? द नॉर्थलैंड रिफर्स टू ना कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेज ऑफ नॉर्थ पोल रीजन। और आप एग्जाम्पल के तौर पे अलास्का लिख सकते हो, ग्रीनलैंड लिख सकते हो, रशिया, कनाडा सर्च कर सकते हो आप लोग, नॉर्थलैंड करके गूगल आउट कर सकते हो और इन तमाम कंट्रीज़ को लिख सकते हो जो रेफर कर रहा है यहाँ पर, जहाँ पे जो दिन है वो छोटा होता है और रात बहुत बड़ी होती है। वॉट डिड द सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? वॉट वॉज द लेडीज रिएक्शन? सेंट पीटर ने क्या मांगा था यार? शी आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ केक ना, बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री एंड फेंट। ओके, बट वॉट वॉज द लेडीज रिएक्शन? लेडी का रिएक्शन क्या था? शी केप्ट ऑन मेकिंग केक, थोड़ा सा स्मॉलर हो जाए, थोड़ा सा और स्मॉल हो जाए, थोड़ा सा और स्मॉल हो जाए। जस्ट बिकॉज ऑफ हर ग्रीड उसने कई बारी केक बनाने का ट्राई किया कि छोटा से छोटा बने, बट नहीं बन पाया। एंड उसने क्या किया, लास्ट में किसी भी केक को उस सेंट को नहीं दिया। ओके, हाउ डिड ही पनिश हर? किस तरह से पनिश किया? एज यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट इट कि उन्होंने क्या किया कि उसको चेंज कर दिया इनटू अ वुड पैकर, सो दैट कि उसे भी पता चले कि जब मशक्क़त करके कोई चीज़ मिलती है तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है या कितनी मुश्किलें आती हैं। जैसे कि वो बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग इनटू द ट्री कर रही है एंड देन डिगिंग करके उसे खाना मिल रहा है, वैसे ही मिले। क्योंकि जब उसे प्रॉपरली अच्छे से मिल रहा था, ज़्यादा मशक्क़त करके नहीं, ज़्यादा मेहनत करके नहीं, तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस उसने नहीं समझी। उसके अंदर ईगो आ गया, उसके अंदर ग्रीडीनेस आ गया, वो माइजर बन गई, वो सेल्फिश बन गई। हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड? किस तरह से वुड पेकर डिगिंग इन टू द ट्री, वो बोरिंग एंड बोरिंग डिग करते हैं ट्री के ट्रंक्स में, ब्रांचेस में, एंड उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर इंसेक्ट है और उसके बाद उसे खाते हैं वो। सो बहुत टाइम लग जाता है उनको ये चीज़ करने में एंड बहुत ही स्कांटी फूड, मतलब कि बहुत ही लिमिटेडली उन्हें फूड प्रोवाइड होता है। डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? You know what बच्चा, आप अपनी फैमिली में या आसपास के लोगों के साथ देखे होंगे कि जब भी हमारे घर में कोई बड़ा इंसान आता है तो हम हज़ार चीज़ें टेबल पे उसके लिए परोस देते हैं। अगर हमारा फ़ायदा होता है, अगर हम मान लो कि हमारे घर में अगर हमारे पेरेंट बोले कि भाई एक ऑफिसर आ रहा है, हमारा काम निकलवाना है हमें, तो हम अच्छी खासी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी खासी। लेकिन वही अगर ऑन द ऑपोजिट अगर कोई गरीब आता है, सो एक मतलब अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस हम खाना उन्हें प्रोवाइड करते हैं या हम उन्हें मेहमान नवाजी उनकी करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि अगर लेडी को पता होता कि जो सेंट पीटर है वो सेंट है एक्चुअल में, सो क्या वो इतना ज़्यादा अनजेनरस होती? क्या वो बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा अनकाइंड होती? नहीं ना, वो काइंडनेस शो करती वो। अगर उन्हें पता होता कि उन्हें पता होता कि वो सेंट है, सो इस तरीके का बिहेवियर नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो सेंट है तो वो कर्ज कर सकते हैं। और क्या पता कि उन्हें अगर वो बहुत ज़्यादा खाना खिलाती, अच्छा खाना खिलाती, सो लेडी जो थी वो लालची थी, ग्रीडी थी, तो उसके बदले कुछ ना कुछ वो डिमांड करती। तो कहते हैं ना, सेंट का कर्ज एंड ब्लेसिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। सो क्या पता कि वो ब्लेसिंग देते तो उनका जो शॉप था या जो उनके पास खाने को था, जिनका घर था, वो और बड़ा हो जाता। सो अपने ग्रेडनेस की वजह से, अपने सेल्फिश बेनिफिट्स की वजह से वो ज़रूर उन्हें काइंडनेस शो करती, ऊपर वाला काइंडनेस, सो कॉल्ड काइंडनेस शो करती, सो कॉल्ड जेनरॉसिटी शो करती, क्योंकि उन्हें पता होता कि वो सेंट है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सेंट है, उन्हें लगा कि कोई बेगर है, कोई भिखारी है, और इस वजह से उन्होंने इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया। सो ये चीज़ गलत है। ट्रीट एवरीवन इक्वली। इज दिस अ स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, ट्रू स्टोरी है? आई डोंट थिंक सो दिस इज ट्रू स्टोरी, बिकॉज पोइट हिमसेल्फ सेड दैट कि दिस इज नॉट द ट्रू स्टोरी। पोइट हिमसेल्फ सेड दैट। सो अगर पोइट ने खुद ही कहा कि ट्रू स्टोरी नहीं है तो नो, दिस इज नॉट द ट्रू स्टोरी। एंड कौन सा पोएम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगा है? देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टिंग का। अच्छा, ओके, जो बताता है कि इस ट्रू स्टोरी नहीं है वो ये है, थर्ड स्टैंजा। They tell them a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you.
ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट थर्ड स्टैंजा है, जिससे ये भी पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट द ट्रू स्टोरी, बट साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा लेसन आप सीख सकते हो इस स्टोरी से। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का व्हाट इज अ लेजेंड, वाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। लेजेंड क्या होता है? हिस्टोरिकल एंड एंशिएंट स्टोरी जो कुछ ना कुछ लेसन देती है, बट वो रियल स्टोरी नहीं होती है। एंड इस पोएम को क्यों लेजेंड कहा गया है? बिकॉज ये बहुत पहले की घटना है, एंशिएंट टाइम की घटना है, जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड ये भी एक ट्रू स्टोरी नहीं है, बट एक लेसन प्रोवाइड कर रही है, जस्ट लाइक एनी अदर लेजेंड। एंड लेजेंड क्यों है? क्योंकि वो सेंट पीटर के टाइम का है। तो सेंट पीटर क्या है? वो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं। दिस वॉज द रीज़न कि ये एक लेजेंड है जो पास ऑन किया गया है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है। एंड लोग कहते हैं, ऐसा हम सुनाते हैं ना कि एक कहानी बताऊं तुम्हें, लोग कहते हैं कि सच है। कैसे पता चला? कि बहुत 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 समय पहले की बात है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि बहुत 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 समय पहले की बात है। दैट वाज द रीज़न कि वो लेजेंड है, क्योंकि स्टोरी ट्रू नहीं है, लेकिन एंशिएंट है और ओल्ड है। Write the story of a legend of the Northland in about 10 sentences. That's your homework. ब्रीफली स्टोरी को लिखने की कोशिश करिए, किस तरीके से एक सेंट जो होता है वो कॉटेज के पास आता है, वो केक डिमांड करता है, केक रिक्वेस्ट करता है, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट करता है, एंड किस तरीके से शी केप्ट ऑन रोलिंग एंड रोलिंग एंड रोलिंग दैट पर्टिकुलर वो ना बेक करने के लिए जो केक होता है, एंड फिर वो मना कर देती है, एंड किस तरह से कर्स वो देते हैं, एंड शी चेंज इनटू अ वुड पेकर। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। लिखिए एंड मुझे मैसेज करिए, सॉरी मुझे कमेंट करिए, एंड मैं चेक करूँगी कि आप लोगों ने सही लिखा है कि गलत लिखा है। बस यार, और तो नहीं है। इस तरीके से जो राइमिंग वाइमिंग है इस तरह से नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है, अगर आपके आसपास आपके पेरेंट्स या आपके घर में दादा दादी रहते हैं, सो उनसे पूछिए कि आपके टाइम में, आपके कल्चर में, आपके रिलीजन में या आपके एरिया में जो कोई ऐसा लेजेंड है, कोई एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत फेमस है, जो पास ऑन की गई है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डेफिनेटली आपकी मम्मी को तो नहीं, लेकिन अपनी आपकी दादी को, नानी को ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पता होंगी जो उनके लोकगीत में आती होगी, जिसको हम कहानी के तौर पे सुनाते हैं, जिसका रिटन कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट ओरली उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है। दैट्स इट। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे। नहीं क्लियर होंगे बच्चा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से ये आंसर्स को करना है। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट इन माय लास्ट वीडियो एंड दैट इज़ मैंने पोएट्री डिवाइसेस बताना मैं भूल गई थी। सो देखते हैं इसी क्वेश्चन आंसर सेशन में हम पोएट्री डिवाइसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे नहीं हैं, प्रोमिनेंट मैं बताऊंगी आप लोगों को, बाकी आप लोगों को खुद ढूंढना है। अवे अवे रेपिटेशन यूज़ हुआ है, ठीक है। एक वर्ड दो बार यूज़ हुआ है या दो से ज़्यादा यूज़ होता है तो उसको रेपिटेशन कहते हैं। टू ले एम्फेसिस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो फार फार, बहुत 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 दूर, इसीलिए अवे अवे दो बार यूज़ हुआ है। ओके और कौन कौन से आपको पोएट्री डिवाइसेस मिले? इंजैम्पमेंट है बेटा, कई लाइंस में पंक्चुएशन मार्क जो है वो नहीं यूज़ हुआ है एंड दूसरी लाइन को कंटिन्यू हुआ है, जैसे कि एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। इंजैम्पमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है एंड पूरी पोएम में इंजैम्पमेंट यूज़ हुआ है। कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है आप मुझे बताइएगा मैसेज करके, कमेंट करके। ओके उसके बाद सिमिली यूज़ हुआ है बेटा, यहाँ पे लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। लाइक यहाँ पर यूज़ हुआ है व्हेन हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में लाइक एंड एज का यूज़ करके, तो वहाँ पे सिमिली यूज़ होता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चों को भालू के बच्चे से कंपेयर किया गया है। सिमिली यहाँ पर हो गया, रेपिटेशन हो गया, इंजैम्पमेंट हो गया, और आपको एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे अगर आप चेक करोगे तो, जैसे कि फेंट एंड फास्टिंग, फ साउंड यहाँ पर आ रहा है। और भी अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो कई बारी कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होंगे, दैट मीन्स कि वो एलिट्रेशन हुआ, और कई बारी अगर वॉवल साउंड्स रिपीट होंगे तो वो हुआ एजोनेंस। आपको चेक करना है खुद से
मैं चाहूँ तो आपको लाइन बाय लाइन पोएट्री डिवाइसेस बता सकती हूँ, बट आई रियली वांट कि आप लोग एज अ होमवर्क इस चीज़ को करने की कोशिश करें, सो दैट कि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को पोएट्री डिवाइसेस समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन सारे पोएट्री डिवाइसेस बता दूंगी, सो मे बी द चांसेस आर देयर कि आप लोग रट्टा मार सकते हो। सो रट्टा मार वाला कॉन्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज योर होमवर्क कि आप लोग पोएट्री डिवाइसेस इस पोएम में ढूंढिए एंड ढूंढ के मुझे कमेंट करिए कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस मिल रहे हैं, एलिट्रेशन कहाँ मिल रहा है, एजोनेंस कहाँ मिल रहा है, कॉन्सोनेंस कहाँ मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो था एंजैबमेंट, सिमिली एंड रेपिटेशन जो थोड़ा टफ था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।